here we have 3.6 Industrial Revolution. The Industrial Revolution began in England from about 750 AD. This was possible because English merchants had accumulated huge wealth through overseas trade. Colonies secured the supply of raw material. The colonies also acted as potential market for finished goods. फिनिश गुड्स पूरा उसे कहते हैं हम लोग जनरली यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिनिश रॉ मटेरियल लोग इसे बोल सकते हैं कि अभी गुड्स जो बना है, जो भी प्रोडक्ट है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ, बन के पूरा फिनिश हो गया। उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमने इकट्ठा की है, दिस इज नॉन एज रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अ बेंच, अब बेंच है वो फिर फाइनल फिनिश्ड गुड्स है और हम लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। बट उसको बनाने के लिए हमने जो वुड अलग अलग जगह से इकट्ठा किया, वुड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स आते हैं, तो वो वुड अगर हम लोग ला के रख रहे हैं वो लकड़ा, तो उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। और उस रॉ मटेरियल को कटिंग फिनिशिंग के बाद जो फाइनल जो बेंच बनेगी तो इट विल बी टेकन एज अ finished goods, market for finished goods. Moreover, England had huge amount of initial resources such as coal and iron, which were necessary for running the industries. और इंग्लैंड के पास ये जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल लाइक कोल एंड आयरन, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में था। तो नेसेसरी फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, इसलिए वो कंपनीज को इंडस्ट्रीज को रन भी कर पा रहे थे। ठीक है, thus the capitalists invested in the development of new machines to speed up the production with the aim of earning more profit. तो उसको यूज कर मोर प्रॉफिट करने के लिए वो लोग इस चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते थे। Now machines begin to take over some of the work of human and animals for production. मतलब अब मशीन्स ने क्या किया कि वो दूसरे जो वर्क कर रहे थे उन लोगों का काम अब मशीन्स करने लग गई थी। सो इसकी वजह से वो जो पर्सन थे वो लोग अब बेरोजगार हो गए, अब उनको कुछ वर्क नहीं मिल रहा है। जबकि वो कटिंग किया करते थे वो ट्री को और वो लकड़ी को कट करते थे, तो उनको भी कुछ ना कुछ पैसे उससे मिल जाते थे। बट अब मशीन्स हो गए हैं जिसकी वजह से वो परफेक्ट फिनिशिंग वाली चीज़ें कटिंग हो रहा है, तो मशीन की वजह से अब वो जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर ऐसा कुछ Now machines begin to take over some of the work of humans and animals for production. प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स और एनिमल्स की जगह प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स और एनिमल्स की जगह ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की जगह किसने ली है, तो मशीन्स ने ली है। Through there was a new development and coming in of new machines to improve production, the society become unequal. इस वजह से क्या होगा, सोसाइटी अनइक्वल होने लगी। It created a division in society with the coming of two groups of people, the capitalists or the bourgeois and the workers or the proletarians as they were later called. You will read more about the Industrial Revolution in the next lesson. So let us move to our new topic. इसमें इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बेसिक दे दिया इन्फॉर्मेशन। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंग्लिश पर्सन्स की वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब लोगों की जगह मशीन्स को रखा करते थे और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते थे। मतलब लोगों से ज़्यादा बेटर मशीन वर्क कर रही है और वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, इसलिए दिस टाइम इसको हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस तरीके से नाम दिया है। ठीक है, सो हियर लेट अस मूव एज ऑफ रिवोल्यूशन। The European Revolution of 1848 brought a series of political upheavals with their oppositions to the traditional authority. There was a very strong dissatisfaction with the political leadership and people started demanding more participation in the affairs of the state. तो लोग अब जब दो ऑपोजिशंस के बीच में अगर सही से एक दूसरे की ऑपोजिशन चल रहा है, दो लोग मिलकर वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो जब लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों यहाँ पे लिखा है देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन, राइट, बीच सभी के मन में डिससैटिस्फैक्शन था, सेटिस्फैक्शन नहीं था विद पॉलिटिकल लीडरशिप। जो भी लीडरशिप चल रही थी जो भी लीडर्स हैं वो लीडर्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, उनके लीडरशिप में वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल अवेयरनेस, आइडियाज लाइक लिबर्टी, inequality and fertility were
popularized by the printing press. तो प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा माध्यम बन गया था जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये सारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पता चलने लग रही थी। जो भी प्रिंटिंग प्रेस वाले थे वो उनकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। तो अवेयरनेस लोगों को अवेयर हर एक चीज़ से अवेयर हो रहे थे, लोग हर एक चीज़ के बारे में जानने लग रहे थे। तो उसका ज़्यादा पब्लिकेशन होने की वजह से मीडिया के वजह से द रिवॉल्यूशन which were most important occurred in America, France, Germany, Italy and Russia. Britain had already faced a major change, the glorious revolution. तो इन सारे कंट्रीज में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटाली और रशिया, ब्रिटेन had only faced a major change in the glorious revolution. तो इन सब में से ब्रिटेन जो था उन्होंने एक मेजर चेंज देखने मिला उनको इस रिवॉल्यूशन में। The United States of America was born after the American War of Independence and Russian experience of workers' movement, which lead to establishment of socialist government. This upheavals were accompanied by the feeling of nationalism amongst the population of many states, which had been encouraged by the enlightened ideas. Now we are going to read about this revolution. मतलब लोग हर एक चीज़ के बारे में जब उनको न्यूज़ मिल रहे हैं, जैसे जैसे अपडेटेड न्यूज़ मिल रहे हैं, लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। उसके रिलेटेड वो लोग डिसीजंस अच्छी तरीके से ले रहे हैं। अपवेल्स वर accompanied by the feeling of nationalism, और हर एक के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी among the population of many states which had been encouraged by enlightened ideas, और वो सब encourage हो रही थी न्यू ideas because of प्रॉपर जो बोलते हैं कि अच्छी तरीके से हर एक अपडेटेड न्यूज़ उनको मिल रही थी। तो वो नए नए आइडियाज़ के साथ बाहर आ रहे थे। नाउ लेट अस मूव टू द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। यहाँ पे डिटेल है। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 occurred in England much before the age of revolution and provided a source of inspiration for the world. It was called the glorious revolution because no blood was shed to achieve its success. मतलब नो ब्लड कुछ भी यानी किसी तरह का वार वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि सक्सेस अचीव करने का इजी हो गया था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बिकॉज नो ब्लड वाज शेड टू अचीव इट्स सक्सेस। द स्टड किंग जेम्स lost the popular support of his countrymen. This was due to his harsh attitude towards the people. जो ये थे किंग जेम्स, इन्होंने खुद की कंट्री के जो लोग थे उनसे उनको सपोर्ट कम मिलने लगा बिकॉज ऑफ हिज harsh attitude towards the people. लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करना, रॉन्ग एटीट्यूड रखना, इसकी वजह से उन्होंने उनका सपोर्ट मिलना कम हो गया। The creation of an expensive standing army and increasing employment of Roman Catholics in the government, army and universities had angered the people. The parliament removed King James from the throne in the favor of his daughter Mary and her husband William, Prince of Orange जो थे। तो इन दोनों को क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट जो होती है ये किंग को जेम्स को निकाल देती है, उनके जो वर्क था उसको निकाल दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं उनको। फेवर ऑफ हिज डॉटर, उनके डॉटर का फेवर और उनके एंड हर हस्बैंड और उनके हस्बैंड का फेवर लेने की वजह से उनको निकाल दिया जाता है। द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जेम्स was replaced with the constitutional reform of government. It shows that the parliament had the powers to change the laws. तो इसलिए ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास इतने पावर्स हैं कि वो इन सारी चीज़ों को चेंज करता है। ठीक है। The autocratic rule of James II was replaced with the constitutional form of government. It showed that the parliament had the powers to change the laws. laws को चेंज करने के बाद चेंज करने के लिए गवर्नमेंट के पास हर एक वो पावर्स है, राइट। अगर वो किंग को निकाल सकते हैं तो उनके पास इतनी सारी दूसरी पावर्स भी होती है। अगर उनके पास एक किंग को निकालने की पावर्स हो तो यू कैन रीड इट, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। और लेट अस मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक। आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज।
and the Russian Revolution, the Industrial Revolution had lead to an unequal society. जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सोसाइटी के लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा था, बिकॉज वो कह रहा था कि जो लोग वर्क कर रहे थे उनकी जगह अब हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो थे जहाँ पे उस जो वर्क कर रहे थे तो उन लोग अब वो जॉब बिना के हो गए हैं, वो अब कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अब उनकी जगह जमीन जो मशीन्स है वो वर्क कर रही है, उन लोगों को जॉब पर से निकाल दिया जाता है. तो दिस इज अनइक्वल, राइट. On the one hand, where the workers who were poor, exploited without any rights, and on the other, where the capitalists who enjoyed all the privileges. At the time, some people began to think about the society that should be based on the equality in the social and economic terms. तो ऐसे टाइम में जब उनके पास कुछ राइट्स भी नहीं होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं कि वो उसके खिलाफ अगेंस्ट आवाज़ उठा पाए कि वो लोग इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं, उन्हें वर्क करने दिया जाए ऐसा कुछ. तो इसके बीच में जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो लोग इसमें फ़ायदा उठाकर उन लोग को निकालते हैं और उनका खुद का फ़ायदा देखते हैं, उनकी खुद की प्रॉफिट देखते हैं. सो मशीन्स को लेते हैं और उनको, क्योंकि एक बार वो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो उनको एवरी मंथ कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है. बट एक बार अगर मशीन ले ली तो कुछ टाइम पीरियड तक उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोडक्शन उसमें से कर लेते हैं. तो ऐसे टाइम में कुछ लोगों ने भी सोसाइटी के बारे में सोचा कि सोसाइटी इक्वलिटी बनी रहे, इक्वलिटी इन द सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स, दोनों टर्म्स में, सोशली भी और इकोनॉमिक टर्म्स में भी उस पर इक्वलिटी मेंटेन रहे. आइडियाज लाइक इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी गिव इंकरेजमेंट इन दिस रिगार्ड. तो इस रिलेटेड ये जब बात हुई तो ये न्यू आइडियाज क्रिएट हो रहे थे कि इक्वलिटी रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक पर्सन को बोलने के लिए मिले, सबको कुछ ना कुछ अपनी खुद का वो अपनी जो थिंकिंग है, अपने जो विचार है उसको रख पाए. And democracy give the encouragement in this regard. The idea of socialism, which tries to establish equal society, began to take the root. The most powerful and influential ideas of socialism was given by Karl Marx and Friedrich Engels. In the book of Das Kapital, Marx pointed out the history of all societies in the history of class struggle. इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया. इस बुक में उन्होंने अच्छी तरीके से हर एक चीज़ों को डिटेल में लिखा. लाइक ऑल सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. क्लास, उनका हर एक सोसाइटी के क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्होंने अच्छे से मेंशन करके पॉइंट आउट लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू हिम, द कैपिटलिस्ट ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द वेजेस फॉर द वर्कर्स, व्हिच लीड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट. अब जो ओनर्स होते हैं तो वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना उनके एम्प्लॉयज़ का वेजेस कट आउट कर वो खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू हिम, कैपिटलिस्ट ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट. कैपिटलिस्ट जो भी ओनर्स हैं, जो कैपिटल दे रहे हैं, लगा रहे हैं, वो लोग हमेशा यही ट्राई करते हैं कि वो उनके प्रॉफिट को बढ़ाएं, इंक्रीज द प्रॉफिट बाय द रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स के वेजेस, जो भी वेजेस वर्कर्स को मिलता है उसको कट डाउन कर वो इसको खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट. इसकी वजह से झगड़े वगैरह क्रिएट होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. He predicted that the struggle will be successful with the end of capitalism and coming of socialism. This will result in the control of the ownership of the means of production in the hands of the state and birth of an equal society. तो ये सब this will result in the control of the ownership of the means of production in the hands of state. This is the important part, right? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें चल जाती है कि उनके पास ये सारे पावर्स रहते हैं. वो जैसा चलाना चाहे, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वर्कर्स को जितना वेजेस मिलना चाहिए उतने वेजेस उनको मिलते हैं, राइट. एंड बर्थ ऑफ एन इक्वल सोसाइटी. द फर्स्ट practical example of this was the Russian Revolution, which resulted in the establishment of the first socialist government of the world. Russia was industrially backward and was based on the Asian economy. The Tsar was an autocratic and oppressive ruler
hence the workers and the peasants suffered a lot. The revolution of 1905 led to formation of constitutional monarchy with the formation of Duma. The members of whom were representatives of peasants, townsmen and gentry. Even after the 1905 revolution, the civil rights and democratic representation was limited and hence the unrest continued. यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में मतलब ये रशियन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, जिसमें उन लोगों ने क्या किया था कि जो उनकी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. द फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस was the Russian Revolution, which resulted in the establishment of first socialist government of the world. मतलब उन लोगों ने first socialist government को फॉर्म किया, जिसमें कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगी कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कि उनके बेनिफिट को देखते हुए कि भाई पर डे एक पर्सन को इतने वर्क के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए वो वर्क कर रहा है तो इतना वेजेस तो उसको मिलना ही चाहिए. सो दिस इज उसकी वजह से क्या होगा कि इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, राइट. जो भी ओनर है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसमें से निकाल नहीं पाएगा, उसकी सैलरी कट डाउन नहीं कर पाएगा, उसको जितने वेजेस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस देने हैं उतने उसको देने ही पड़ेंगे. तो दिस वाज फर्स्ट स्टार्टिंग द रशियन रिवॉल्यूशन व्हिच रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. सो रशियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने स्टार्ट किया था रशियन रिवॉल्यूशन. दिस वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन दिस रशिया. In 1917 occurred another revolution in Russia. It happened because the condition of Russian workers and peasants and non-Russian living in Russia had become quite miserable under the autocratic rule of Tsar Nicholas. Exploitation along with inhuman working conditions and huge amount of taxes had made the people rise against him. People were also denied any political rights. Russia had also entered World War I for imperialist gains, but she was unoccupied to do so. Thousands of Russian soldiers were killed in World War I, as they were ill-equipped with no proper warm uniforms and arms to fight in the cold desert of Siberia. तो रशिया का जो इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, उसकी वजह से जो वर्ल्ड वार वन हुआ उसमें रशिया के जो सोल्जर्स थे, बहुत सारे सोल्जर्स किल्ड हो गए बिकॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर वार्म यूनिफॉर्म्स एंड आर्म्स टू फाइट इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ साइबेरिया. साइबेरिया के कोल्ड डेजर्ट में उनके पास अपने प्रॉपर क्लोथ्स, उनका वेयरिंग उनका प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से वो कोल्ड डेजर्ट में ठंडी की वजह से ही इतने वो लोग दे आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट द अदर कंट्रीज. सो बहुत सारे उनके जो सोल्जर्स थे वो किल्ड हो गए, राइट. उनके पास प्रॉपर इक्विपाइड विद वार्म यूनिफॉर्म्स उनके पास प्रॉपर न होने की वजह से वो फाइट नहीं कर पाए. ठीक है. मैनी स्किल्ड वर्कर्स वर फोर्स्ड टू एनलिस्ट इन द आर्मी एंड फाइट इन द बैटलफील्ड्स रिजल्टिंग इन देयर डेथ्स. सो फाइनली उनका रिजल्ट क्या निकलता है, वो फाइट नहीं कर पाते हैं तो फोर्सफुली देयर डेड. Their nobility were also dissatisfied with the Tsar Nicholas II due to his autocratic ways. Famines further worsened the situation in the country. This resulted in the labor riots and strikes. Striking crowds attacked courts, prisons, and office premises. There was a widespread unrest among all sections of society. The army lacked ammunition, the cities lacked food, while the peasants failed to get proper return for their produce. The government in the meantime had printed millions of double notes, leading to inflation. This situation slipped out the Tsar's hand. मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वहाँ पे स्ट्राइक्स होना स्टार्ट हो गया था. तो स्ट्राइक्स मिलकर बहुत सारे लोग मिलकर क्या करने लगे थे, अटैक ऑन कोर्ट्स, फिर प्रिजन्स जो थे, ऑफिस प्रीमाइसेस, जितने भी सारे ये सारी चीज़ें थी ऑफिस प्रीमाइसेस पे वो अटैक करना स्टार्ट किया उन्होंने. देयर वाज वाइडस्प्रेड अनरेस्ट अमंग द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज में इस तरीके से बात स्टार्ट हो गए. उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया. आर्मी लैक्ड एम्युनिशंस, द
the cities lacked food while peasants failed to get proper return for their produce. तो लोगों को अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी यहाँ पे. The government in the meantime they had created millions of double notes. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नोट्स को भी प्रोड्यूस करना पड़ा कि वो इन्फ्लेशन को प्रॉपर मेंटेन कर पाए. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यू नो वेरी वेल राइट. सो जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उन लोगों को बहुत सारी नोट्स का भी प्रिंटिंग करना पड़ा. द सिचुएशन वाज फर्दर worsened by the writing of Marx and Tolstoy, which influenced the people, especially the workers, and lead to that political awakening. This lead to be the formation of the Council of Workers and called the Soviets. In February 1970, Stalin was deposed and provisional government was established under the control of Menshevik Party. But the government failed to fulfill the demands of the people. Another party called the Bolshevik, headed by the Lenin, organized the Soviets and replaced the government in October 1970. This October Revolution was the final stage of the Russian Revolution. It brought to an end rule of the Tsar and lead to the formation of the USSR and New World Order. So यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो टॉल्स्टॉय और ये मार्क्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस द पीपल स्पेशली द वर्कर्स को वो इन्फ्लुएंस करते थे, प्रेरित करते थे एंड लीड टू दैट पॉलिटिकल अवेकिंग पॉलिटिकली उनको ज़्यादा अवेयर कर उनको इन्फ्लुएंस करना. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ वर्कर्स कॉल्ड द सोवियट्स. तो इसमें से वर्कर्स की एक काउंसिल को बनाया जाता है, फॉर्मेशन होता है जिसको सोवियत बोलते हैं. So 1917 deposed and provisional government established under the control of the Bolshevik party. Menshevik party के फॉर्म में वो बनता है, ये इसके अंडर कंट्रोल में. But the government failed to fulfill the demands of the people. But इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक है उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही. Another party called the Bolshevik, headed by Lenin, organized the Soviet and replaced the government in October 1970. फिर इसको रिप्लेस किया जाता है गवर्नमेंट को 1917 में. This October Revolution was the final stage of Russian Revolution. फिर रशियन रिवॉल्यूशन का ये फाइनल स्टेज होता है जिसमें चेंजेस आते हैं. It brought to an end the rule of the Tsar and lead to the formation of USSR and New World Order. USSR का नया एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना स्टार्ट होता है. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रीड मोर अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वार. ठीक है, ये नेक्स्ट लेसन हम लोग कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. आप ये पूरा टॉपिक फिर से एक बार पढ़ लीजिए, दोनों टॉपिक जो हमने कवर किए, राइट. तो जस्ट फॉर नॉलेज हम लोगों ने ये सारा किया था. ये this glorious revolution is the important part. अब ये for knowledge हम लोग इसे पढ़ सकते हैं. Age of revolution, this is important part. So here we have textile industry and trade. This is the fifth chapter का ये पार्ट है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इम्प्रूवमेंट होता है, किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट बढ़ता है, किस तरीके से ट्रेड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई है. 5.3.1 अर्लियर इंडियन हैंडलूम हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. इंडियन हैंडलूम का, इंडियन जो क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था उसका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट रहा करता था, बिग मार्केट इन यूरोप. इंडियन टेक्सटाइल्स सच एज कॉटन, लीन, सिल्क एंड वुलन गुड्स ऑलरेडी हैड मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. एशिया और अफ्रीका में तो इन सारी प्रोडक्ट्स का मार्केट अच्छा ही था, अच्छा ही मेंटेन था. With the coming of industrialization in England, the textile industry that made important headway. मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिला, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इंग्लैंड में, ठीक है. Important headway. There was now a reverse of the direction of textile trade between Britain and India. ठीक है. There was a massive import of machines made clothes
machine made clothes from English factories to Indian markets. Indian markets में हम लोग machine made clothes जो होते थे वो directly हम लोग वहाँ से import किया करते थे, right? इसका बहुत ज़्यादा market देखने मिलता था. This import of large amount of products manufactured by mechanical looms in England lead to increased thrift for the handicraft industries as the British goods were sold at a much cheaper price. क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो थे वो चीपियर प्राइस में बिकते थे, तो हमारा जो इंडियन मार्केट, हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला करता था, क्योंकि वो कम प्राइस में जो ये क्लोथ्स थे वो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली हैंडमेड जो मशीन मेड जो क्लोथ्स होते थे वो हम लोग इम्पोर्ट करते थे, और वो कम प्राइस में यहाँ पे बिकने के कारण हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हमारे जो हाथ की हुई जो क्लोथ्स बनाया करते थे तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला करता था. The British succeeded in selling their goods at a cheap price as foreign goods were given free entry in India without paying any duty. On the other hand, Indian handicrafts were taxed heavily when they were sent out of the country. Besides, under the pressure of its industrialists, British government often imposed a protective tax on Indian textiles. Therefore, within a few years, India, from being an exporter of clothes, became an exporter of raw cotton and importer of British clothes. This reversal made a huge impact on the Indian handloom weaving industry, leading to its virtual collapse. It also created unemployment for a large community of weavers. Many of them migrated to the rural areas to work on their land as agricultural laborers. This in turn put increased pressure on the rural economy and livelihood. This process of uneven competition faced by the Indian handloom industry was later dubbed by the Indian nationalist leaders as a de-industrialization. मतलब क्या होता था कि अगर फॉरेन से हम लोग यहाँ पे लाया करते थे, जो भी इंपोर्ट किया करते थे हम लोग, जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते थे, तो उस पर उन लोगों को कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं था. हम लोग उनको फ्री में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उन्हें पे नहीं करने पर नहीं देते थे. फ्री एंट्री थी उन लोग के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग वहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, तो उन लोग को हमारे इंडिया में फ्री एंट्री था विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी. उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने थे. बट इंस्टेड हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हुआ करता था उस पर हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि फिर एक टाइम आया जिस वक्त हमारा जो क्लोथ्स है उसका जो रॉ मटेरियल लाइक रॉ कॉटन एंड इम्पोर्टर, तो हम लोग उसको बेच दिया करते थे वहाँ पे, और वहाँ के फिनिश गुड्स हम लोग मंगवाया करते थे. जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उसमें से लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिला, लोगों को काम नहीं मिलता था. तो जो सिटी में रहा करते थे वो लोग अब अपने अपने गांव चले गए, बिकॉज उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वो वहाँ पे जाकर क्या खेती करने के लिए, बिकॉज दे आर, उनको फोर्सफुली उनको क्या काम करना पड़ता था, एग्रीकल्चर लेबर, ऐसे एग्रीकल्चर लेबर, उन्हें काम एग्रीकल्चरल लेबर उन्हें वर्क किया करना पड़ता था. तो वो अब एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना खुद का लाइवलीहुड भी कंटिन्यू करना पड़ता है, उनको भी अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, तो कुछ ना कुछ पैसे उनको भी जरूरत पड़ती है. तो अब जब उनके पास इस तरीके का कोई काम नहीं बचा, तो वो लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज में अपने अपने गाँव में जाके शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर पे लैंड के ऊपर वर्क कर वो कुछ ना कुछ कमाना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से वो कुछ कमा पाए और खुद की जो लाइफ है उसे स्पेंड करते हैं. The main aim of British was to transform India into the consumer of British goods. तो ब्रिटिश लोगों का यही एक मेन एम था कि जो इंडिया है वो कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड्स जो उनके थे वो हम लोग उसके कंज्यूमर बन जाए, हम लोग उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करें, हम लोग कंज्यूमर बने और वो हमें वो सारी चीज़ें सेल करें. एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल, मेटल वर्क, ग्लास and paper industries were soon out of work. वो out हो गए, right? By 1813 the Indian handicraft lost both their domestic as well as foreign market. फिर 1813 में ये सिचुएशन आती है कि हैंडीक्राफ्ट लॉस्ट दोनों, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट दोनों लॉस्ट होते हैं. Indian goods could not compete with the British factory made products where machines were used. ठीक है? These markets were now captured and monopolized by Britain by means of war and colonization.
from an exporter, India becomes an importer of this goods. अब हम लोग export किया करते थे, उसकी जगह अब हम लोग import करने लगे. Right? They extracted money from the Indian rulers, merchants, zamindars, and even the common people added to this trade, where the profit made through trade and also the salaries of officials. It was evident that their economic policies were meant to serve the interest of the East Indian Company and later the British Empire. Right? तो यही सारी सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, एक टाइम होता है कि जब हम लोग इंपोर्ट करने की जगह हम लोग क्या करने लगते हैं, फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इंडिया बिकम्स एन इंपोर्टर. हम लोग जहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे हमारा रॉ मटेरियल, तो अब हम लोग क्या करने लगे, हम लोग इंपोर्ट करने लगे. सो दिस इज व्हाट जो हमने सारा पढ़ा. इट्स ऑल अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क किया करती थी और क्या क्या उसमें चेंजेस आए, किस तरीके से रेवोल्यूशन का इसके ऊपर इफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है. This now you can read it for just for knowledge. अभी यहाँ पे है land revenue policy and land settlements. Since ancient times, the main source of livelihood for the people were agriculture. Hence, land tax had formed a principal source of revenue for all the empires all over the world in the 18th century. The main occupation of Indian people was agriculture. तब 18th century में क्या हुआ करता था कि सबसे ज़्यादा अगर लोगों को देखा जाता था, उनका ऑक्यूपेशन देखा जाता था, तो वो एक ही चीज़ में देखा जाता था कि वो लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए होते थे. एग्रीकल्चर करके ही उनका लाइवलीहुड स्पेंड किया करते थे. During British rule, revenue from land kept on increasing, and the reason for this were many. क्योंकि लैंड अब एक बेसिक चीज हो गई थी कि उसके ऊपर उसको उगाकर उसी को बेचकर, वो जो क्रॉप्स बेचकर वो खा रहा है, राइट. उसमें से जो पैसा आएंगे उससे से वो खाएगा. तो ये लैंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. अब उसको भी रेंट पर देना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. Earlier, the British had come to the trade with India. Gradually, they wanted to conquer the vast territory of India, for which they needed a lot of money. They also needed money for trade projects of the company as well as for the cost of running that administration. मतलब इन सारी चीजों के लिए उनको पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, राइट. जो कि अब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे तो उनको मनी की जरूरत कहाँ पे, बड़े बड़े ट्रेड्स करने में, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े उन्होंने प्लान किए उसके लिए, कंपनी एज वेल एज फॉर द रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी रेगुलर डे टू डे उनको पैसों की जरूरत पड़ती थी. The British carried out the number of land revenue experiment which caused a hardship to cultivators. They extracted taxes from the farmers to finance their policies and war efforts. तो अभी लोगों ने क्या स्टार्ट किया, जितने भी फार्मर्स हुआ करते थे उनके लैंड पे वो लोग उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया. उनको कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. जो ब्रिटिशर्स थे उनको, जितने भी फार्मर्स थे, तो उनको कुछ पॉलिसीज के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ फार्मर्स को फाइनेंस देयर पॉलिसीज एंड वार एफर्ट्स. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मींस वर कैरिड आउट to bring up about this collection of revenue for the British. Directly or indirectly, किसी भी तरीके से उनको revenue collect करना था. This affected the lives of the people who could not meet their daily needs because they had to provide the landowners and collectors their shares in the produce. Local administration failed to provide relief and natural justice to the rural people. तो वहाँ के जो local administration जो था, वो rural people जो थे उन लोग को facilities provide करने में सक्षम नहीं थे. उन लोग अच्छे से facilities provide नहीं कर पा रहे थे. Failed to provide relief and natural justice. उन लोग को justice भी नहीं provide कर पा रहे थे. Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal and Bihar in 1793. It made the landlords or zamindars deposit a fixed amount of money in the state treasury. In return, they were recognized as the hereditary owners of land. This made the zamindars the owner of land. The amount of revenue to be paid to the company was fixed for a period of time, which made a British financially secure. उनके लिए फिक्स कर दिया जाता था. This made the zamindars the owners of the land. उनको कुछ अमाउंट पे करना है और उसको वो उन लोगों को ओनर बना देते थे. The amount of revenue to be paid to the company was fixed for the period of time.
एक कुछ टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको इतना अमाउंट पे ही करना है, राइट, ये फिक्स कर दिया था, विच मेड द ब्रिटिश फाइनेंशियली सिक्योर। इसके वजह से क्या होता था, ब्रिटिश लोग फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाते थे, राइट। नाउ दे न्यू इन द एडवांस एज हाउ मच रेवेन्यू वाज कमिंग इन फॉर्म ऑफ स्टेट। तो अब उन लोगों को पता चल जाता था कि कितना अमाउंट उनके पास आ रहा है और कैसे उनको प्लानिंग करनी है, राइट। द जमींदार्स आल्सो न्यू हाउ मच रेवेन्यू वाज टू बी पेड। जमींदार्स को पता चलता था कितना अमाउंट उनको पे करना है, so to get surplus revenue for themselves they ask the peasant to increase production। अब उनको भी उनकी लाइफ को चलाना है, राइट, और इन लोग को पे भी करना है। तो वो लोग क्या करते थे, उन लोग को बोलते थे ज्यादा प्रोडक्शन करो, राइट। अब जितना वो अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी अमाउंट उसमें से वो ला रहे हैं, अब उसमें से कुछ अमाउंट तो इन लोग को पे करनी है एज अ टैक्स, राइट। तो अब उनके पास जो बच रही है, अगर वो उससे सेटिस्फाई यानी उतना उनको फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उतना उनको पूरा नहीं पड़ रहा है, तो अब उन पे ये प्रेशर डाला जाता है कि अब वो ज्यादा प्रोडक्शन करें जिसकी वजह से वो बेचे और उसमें से ज्यादा पैसे कमाएं, राइट। The British stood to benefit from this settlement as the new class of zamindars that emerged became their political allies. They support the British in times of need and acted as a buffer between them and the peasant. This class in fact supported the British against the freedom movement. Let us move forward. In 1822 the British introduced the Malbari settlement in the northwestern province Punjab, the Ganga Valley and a part of central India. Here the basis of assessment was the product of a mahal or estate, which may be a village or a group of villages. Here all the proprietors of mahals were jointly responsible for paying the sum of the revenue assessed by the government. Unfortunately brought no benefit to the peasants as the British demand were very high. अब क्या होता था कि पंजाब है और फिर वैली ऑफ गंगा द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, राइट, वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट। हियर द बेसिक असेसमेंट was the product of mahal or estate which may be a village or a group of village। अब उसमें वो village हो या group of village हो, it doesn't matter। तो उन लोगों को here all the proprietors of mahals were jointly responsible for paying the sum of the revenue assessed by the government। अब इन लोगों को ग्रुप में कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करनी है, राइट, गवर्नमेंट को। रेवेन्यू असेस्ड बाय द गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट ने फिक्स की उतनी उनको तो पे करना ही है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इट ब्रॉट नो बेनिफिट टू द पीसेंट एज द ब्रिटिश डिमांड वर वेरी हाई। इसमें से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा था बिकॉज ब्रिटिश लोगों की डिमांड उससे ज्यादा थी। जो भी डिमांड ब्रिटिश लोग करते थे, जितना भी अमाउंट उनको चाहिए होता था, वो बहुत ज्यादा थी, बहुत हाई थी। तो इन लोगों को कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ। This royalty settlement was introduced in the beginning of the 19th century in many parts of Bombay and Madras's presidencies. Here the land revenue was imposed directly on the royals, the individual cultivators. इस पे डायरेक्टली उनके पास से ये कलेक्ट किया जाता था। ये पार्ट रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली रॉयल्स के पास, the individual cultivators who actually worked on the land, जो एक्चुअली वर्क करते थे लैंड पे, उन्हीं के पास है। The peasant was recognized as the owner of land as long as he was able to pay the revenue, but exploitation continued with the high revenue demands। जब तक वो पे कर रहा है तब तक वो लैंड लॉर्ड, मतलब वो तब तक उस जगह का वो मालिक रहेगा, able to pay। Peasant was recognized as the owner of the land as long as he was able to pay the revenue। जब तक वो रेवेन्यू पे कर रहा है, जब तक वो पे करने के एबल है, राइट, जितने भी टाइम पीरियड तक वो टाइम टू टाइम पे कर रहा है, तब तक वो लैंड उसकी नहीं जाएगी, ओनर कहा जाएगा वो, राइट। बट एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूड विद द हाई रेवेन्यू डिमांड्स। जैसे जैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा वैसे वैसे हाई डिमांड, उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, ठीक है, हाई रेवेन्यू डिमांड्स। दिस इज ऑल अबाउट, हमने अब तक पढ़ा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड लैंड settlements।